हेलो क्लास। आज हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। इसको लर्निंग कर्व बोलते हैं, अधिगम वक्र बोलते हैं और शिक्षण वक्र बोलते हैं। तो ये अधिगम वक्र है क्या, क्यों पढ़ा जाता है इसके बारे में। तो अधिगम वक्र को पढ़ने के लिए इसमें हम बच्चे की लर्निंग को काउंट कर पाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। बच्चे की लर्निंग को काउंट कर पाएंगे, कितने समय में कितना सीख पा रहा है। इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ग्राफिकल मीन्स ग्राफ, ग्राफ मीन्स चित्र। चित्र के द्वारा हम प्रेजेंट कर पाएंगे कि बच्चा कितना पढ़ रहा है। फिर लर्निंग प्रक्रिया में एकदम से दक्षता हासिल नहीं होती। जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, हम एक दिन में कोई मास्टरी नहीं हासिल कर लेते। तो लर्निंग होता है डे बाय डे, डे बाय डे, धीरे धीरे करके होगा। सालों साल की प्रैक्टिस करने के बाद किसी चीज़ में हम मास्टरी हासिल करते हैं, अदरवाइज नहीं। एक दिन में कोई मास्टरी हासिल नहीं कर लेगा। एक दिन में कोई घुट्टी नहीं है कि हम एकदम से लर्निंग को कवर कर लिया। इसमें सीखने की गति, इसमें जो सीखने की गति, तो सीखने की गति हमें पता चलेगी कि अगर बच्चा ज़्यादा मोटिवेशनल होगा तो जल्दी सीखेगा, अगर नहीं होगा तो फिर वो स्लो सीखेगा। इसमें हम पठार के बारे में बात करेंगे कि उसमें लर्निंग में पठार कहाँ आता है और क्यों आता है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं अपने इसके बारे में कि अधिगम लर्निंग कर्व। अब हम बात कर रहे हैं। अधिगम प्रक्रिया में उन्नति प्रारंभ से लेकर कार्य के अंत तक एक समान नहीं होती है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरुआत से एंड तक एक समान गति से हम पढ़ाई नहीं कर सकते। उसमें कभी तीव्र प्रगति होगी तो कभी मंद। हमारे कभी अगर हम रोज पढ़ाई कर रहे हैं तो रोज हम एक जैसा नहीं पढ़ सकते। हम पर डे एक जैसा नहीं पढ़ सकते। आज हमारी लर्निंग अगर अच्छी हुई है तो कल हमारी हो सकता है थोड़ा स्लो हो। तो उसके रीज़न के बारे में बात करेंगे हम। तो ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग कर्व है, ये कितने प्रकार के हैं। तो ये हैं 4 प्रकार के। पहला है समान निष्पादन वक्र, वर्धमान निष्पादन वक्र, हास निष्पादन वक्र और एस आकारिकीय वक्र। इनके इंग्लिश नाम मैंने दिए हैं, इनके और नाम भी है। पहला है लीनियर एक्सेलरेशन कर्व, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, एस शेप्ड कर्व। इसमें धनात्मक और ऋणात्मक भी है, इसमें हम बात करेंगे। इसमें पहला आता है रेखीय त्वरण, रेखीय त्वरण वक्र। इसमें क्या होता है रेखीय त्वरण वक्र में, इसमें जो सीखने की गति होती है वो समान होती है। यहाँ हमने सीखने का परसेंटेज लिखा है और यहाँ पे बच्चे ने कितना अभ्यास किया है, कितना समय दिया है उस टॉपिक को या विषय को। इसको आदर्श स्थिति बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जितना अभ्यास हुआ है उतना ही परसेंटेज उसने सीखा है। जितना यहाँ पे समय दिया है उतना ज़्यादा उसने सीखा है। तो ये एक आइडियल स्टेज माना जाता है। समान रूप से सीखना और हर रोज समान सीखना जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हाईली मोटिवेटेड हो बच्चा तो उसमें वो इसमें समान रूप से सीख सकता है। इसीलिए इसे आदर्श स्थिति बोला जाता है। दूसरा कर्व आता है हमारा धनात्मक त्वरण कर्व, जिसको कि बोला जाता है पॉजिटिव एसिलरेशन कर्व। इसको अवतल वक्र बोला जाता है। अवतल वक्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसकी शेप है यहाँ पे ये है और जो अवतल लेंस होता है हमारा वो ये होता है, तो इसलिए इसे अवतल वक्र कहा जाता है। यह समय के साथ बढ़ता है, पहले धीमा और फिर बाद में तीव्र, धीरे धीरे बढ़ेगा। स्टार्टिंग में नई चीज़ों को सीखने में देखो, यहाँ पे जो ये लर्निंग कर्व है ना, यहाँ पे बोला था हमने कि कितना प्रैक्टिस करेगा और कितना टाइम देगा, यहाँ पे परसेंटेज था। तो यहाँ से ये कितना, यहाँ पे टॉपिक नया नया हो सकता है, यहाँ से इसने शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ रहा है इसमें। तो ये पहले इस लाइन से ज़्यादा टच है, इस नीचे वाली लाइन से जहाँ पे बच्चा प्रयास कर रहा है। तो इसलिए इसमें समय के साथ बढ़ती है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें बढ़ने का कारण क्या है कि हो सकता है कि टॉपिक नया हो, जिसमें अब बाद में जब बच्चे को एक टॉपिक समझ में आ गया तो उसे कोरिलेट करके दूसरे टॉपिक को पढ़ रहा हो, इसलिए ये बाद में ऊपर जा रहा हो इसका कर्व। तो ये है धनात्मक त्वरण कर्व, जिसमें बच्चा पहले कम रहेगा और बाद में बढ़ेगा। दूसरा आता है हमारा, दूसरा आता है ऋणात्मक त्वरण वक्र। इसमें गलत लिख दिया, यहाँ पे धनात्मक नहीं आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये इंग्लिश में मैंने सही लिखा है, नेगेटिव एसिलरेशन वर्क। इसको बोलते हैं घटता हुआ वक्र। ये उत्तल उत्तल इसलिए है, ये इसकी शेप देखो आप, इस तरीके से है, और जो उत्तल लेंस होता है वो होता है हमारा इस शेप का, तो इसलिए इसे घटता हुआ उत्तल वक्र भी कहा जाता है। इस सीखने के क्षेत्र में
जितने भी प्रयोग किए गए हैं उनके डेटा के आधार पर बनने वाले वक्र में सबसे सामान्य तथा लोकप्रिय लोकप्रिय वक्र है। प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु बाद में प्रयासों में यह सुलभ हो जाता है। जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हम बहुत जोर शोर से कोई टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे हम उसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं। नेग्लेक्ट आई मीन, जैसे बच्चे ने कोई क्लास ज्वाइन की है तो पहले उसे मोटिवेट है वो कि हाँ मुझे सीडीएस की कोचिंग करनी है, या फिर सीटेट का करना है, या फिर नीट का करना है, तो पहले वो, या डी ट्रिपल एस बी का करना है, टीजीटी पीजीटी वॉट एवर। लेकिन जब बच्चा शुरू में कर रहा है तो वो पहले मोटिवेट होता है। हो सकता है कि उसके बीच में स्ट्रेस हो गया हो, या उसका इंटरेस्ट कम हो गया हो। इंटरेस्ट कम कैसे होगा कि अगर पढ़ाने वाला टीचर सही नहीं है, या फिर टीचर की मेथोडोलॉजी सही नहीं है, मोटिवेशन उसका कम हो गया हो। तो ये किसी भी कारण हो सकता है, और हो सकता है कि बच्चे की अपनी हेल्थ अच्छी ना हो। तो इस वजह से जो ये नेगेटिव एसिलरेशन कर्व है, पहले तो ये शुरू में जाएगा। और होता भी यही है, जब हम आप कोई पेड क्लास लेते हैं, जब कोई पेड क्लास ली जाती है तो शुरू शुरू में रोज देखा जाता है, लाइव क्लास देखी जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे, अरे आज का क्लास कल देखेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे, कोई बात नहीं, तो ये होता है नेगेटिव एसिलरेशन कर्व। फिर चौथा जो कर्व आता है हमारा, उसे बोलते हैं एस शेप्ड कर्व, या इसको मिक्स कर्व भी बोला जाता है। ये यहाँ पे प्रैक्टिस और टाइम, और यहाँ पे परसेंटेज। तो ये क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो स्लो होता है, बीच में ये फास्ट हो जाता है मिडिल में, और लास्ट में फिर स्लो हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अधिगम्य पठार। अधिगम्य पठार का मतलब क्या होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है। पठार का मतलब होता है प्लेटो। प्लेटो मीन्स सीधी जगह, जहाँ पे ऊपर सीधा आ जाता है। ये देखो, इसमें डाउन भी होगा शुरुआत में, पहले कम भी होगा, ज्यादा होगा। इसमें कम ज्यादा बिल्कुल नहीं, कुछ नया नहीं सीख पा रहा है बच्चा, मतलब आगे पीछे बिल्कुल नहीं जा रहा है। इसके रीजन क्या होंगे कि हो सकता है कि बच्चे में थकान, देखो हमने यहाँ पे बना रखा है शुरू में जिगजैग जिगजैग, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन फाइनली जो पठार वाली स्टेज आएगी उसमें क्या हो सकता है कि उसको थकान हो सकती है, वो उसकी रुचि खत्म हो गई हो उस टॉपिक में। एनवायरनमेंट घर का, इस लर्निंग के लिए ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो होता है इन्वायरमेंट, कि हमारे घर का इन्वायरमेंट कैसा है। हमारे घर का इन्वायरमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, चीज़ें हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हमने अपनी बुक्स करी है अरेंज, वो भी मेंटेन होनी चाहिए, एनवायरनमेंट मेंटेन होना चाहिए, हमारा टाइम टेबल मेंटेन होना चाहिए, हमारा खाना मेंटेन होना चाहिए, हमारा सोने का टाइम मेंटेन होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है लर्निंग में, जो कि अफेक्ट डालेगा, पॉजिटिव भी डालेगा, नेगेटिव भी डालेगा। दूसरा होता है कि मोटिवेशन की कमी। हो सकता है कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और उस एग्ज़ाम का हमारा अटेम्प्ट खत्म हो गया, जैसे कि यूपीएससी में होते हैं लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, तो उसके मोटिवेशन में कमी आ गई हो, वहाँ पे जहाँ वो पढ़ रहा था वहाँ मेथड्स में कमी आ गई हो, वहाँ पे उसको टीचर्स का पढ़ाया, फीस तो भर दी लाखों रुपए, और वहाँ पे उसको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में ही नहीं आ सकता है। मेथड्स का मतलब लर्निंग मेथड्स की नहीं होता है, उसमें लैंग्वेज भी आ जाएगा। कि जैसे हिंदी मीडियम वाला बच्चा अगर इंग्लिश में जाता है, अगर उसे हिंदी में समझ आ रहा है, तो उसके लिए वो अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी नहीं है। इसलिए नहीं है कि क्योंकि उसे हिंदी में समझ आता है और वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। टीचर बढ़िया है, उसकी मेथोडोलॉजी भी बढ़िया है, लेकिन उसको ये लिमिटेशंस आ गई, तो इस वजह से भी लर्निंग में पठार